इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको बोर्ड में 4 मार्क्स देगा। वीडियो को अंत तक देखें। टॉपिक इंट्रोडक्शन क्लासेस ऑफ चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम उसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं उस चैप्टर के बारे में और उसमें जो कीवर्ड्स यूज किया गया है। उसके बाद में हम डिटेल में हर टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लासेस में जो भी टर्म या जो भी टॉपिक हम आने वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे उसका आज ये इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले बात आती है गवर्नमेंट बजट की कि आखिर में ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है। गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है, अनुमानित, एस्टिमेटेड जिसको बोलते हैं, एक अनुमान हम लोग लगाते हैं। एस्टिमेटेड receipt and expenditure of the government during an accounting year। एक साल के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा क्या अमाउंट रिसीव किया जाएगा और कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा, इसका एक अनुमानित वैल्यू जो है वो हम मान करके चलते हैं। और ये बात जिस स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया जाता है उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक क्या है, स्टेटमेंट है। क्या चीज का? अनुमानित एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि आने वाले दिनों में एक साल के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा क्या रिसीप्ट होगा और क्या एक्सपेंडिचर होगा। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट। कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या कहिएगा? गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। भाई क्या चीज का स्टेटमेंट है? एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में के अंदर गवर्नमेंट का जो रिसीप्ट है या जो एक्सपेंडिचर है, कैसा? एस्टिमेटेड, अनुमानित। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। अगला है फिस्कल ईयर इन इंडिया। इंडिया में फिस्कल ईयर किसको बोलते हैं? 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च है, ये जो हमारा टाइमिंग है, अप्रैल 1 से शुरू होगा और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। इसके ये जो ड्यूरेशन है, 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च को, इस टाइम को, इस ईयर को इंडिया में फिस्कल ईयर कहा जाता है। इन इंडिया फिस्कल ईयर इज द ईयर, एक ऐसा ईयर जिसमें शुरुआत होता है अप्रैल 1 से एंड एंड होता है कब? 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। एक ऐसा ईयर जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को कंप्लीट होता है। इंडिया में इस ईयर को हम फिस्कल ईयर बोलते हैं। अब है रेवेन्यू बजट की बात करेंगे। भाई रेवेन्यू बजट क्या है? तो रेवेन्यू बजट हमारा एक स्टेटमेंट है। रेवेन्यू बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या चीज का? एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीव्ड एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में
गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू रिसीप्ट है और जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका जो एस्टिमेटेड है, अनुमानित जो रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उस स्टेटमेंट को, जिस स्टेटमेंट के द्वारा ये पता चलता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट एक स्टेटमेंट है किसका? एस्टिमेटेड, अनुमानित रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट का कि भाई रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट ऐसा रिसीप्ट है नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर लीड्स टू एनी रिडक्शन इन एसेट। गवर्नमेंट का ऐसा रिसीप्ट जिससे ना तो लायबिलिटी का क्रिएशन होता है और ना ही एसेट में रिडक्शन होता है। गवर्नमेंट की एक ऐसी रिसीप्ट जिससे गवर्नमेंट का ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होता है और ना ही कोई एसेट में रिडक्शन होता है, तो ऐसे रिसीप्ट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट का एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो एसेट का रिडक्शन होता है और ना ही किसी लायबिलिटी का क्रिएशन होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का विच नाइदर क्रिएट एसेट्स, ना तो एसेट का निर्माण होता है और ना ही किसी लायबिलिटीज की रिडक्शन होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो एसेट का निर्माण होता है और ना ही लायबिलिटीज में किसी तरह की कमी आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टैक्स। A tax is a compulsory payment made by an individual, household or a firm to the government without reference to anything in return. टैक्स क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट आपको करना ही है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई फॉर्म हो, कोई हाउस होल्ड हो, सबको पेमेंट करना है और उसके रिटर्न में, उसके रेफरेंस में किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं है। ए टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और ए फॉर्म। ये कंपलसरी पेमेंट है किसके द्वारा? किसी व्यक्ति के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, फॉर्म के द्वारा। किसको? टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न। बिना कुछ के रिटर्न के, उसके बदले में आपको कुछ मिलने वाला नहीं। विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न आपको कंपलसरी पेमेंट करना है। उस कंपलसरी पेमेंट को हम लोग बोलते हैं टैक्स। नाउ डायरेक्ट टैक्स। A direct tax is that tax the final burden of which fall on that every person who is liable to pay is the government. डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो हर एक व्यक्ति को पेमेंट करना है जो उसका लाइबल है। लाइबल का मतलब इंटाइटिल। इंटाइटिल बोले तो वो डिपेंड करता है आपके इनकम पर। इसलिए यहां पर कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो जिसका फाइनल बर्डन जो है
उस व्यक्ति पर पड़ता है जो व्यक्ति क्या है, लाइबल है टू पे, जो गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए विवश है, जिम्मेवार है। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, एक प्रकार का टैक्स है और ये फाइनल बर्डन है उस व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो लायबल है, जो एलिजिबल है, या तो आप उसको कह सकते हैं जो जिसका इनकम एक रेंज से ज्यादा जब होता है तो हर एक व्यक्ति को सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो सरकार को जो टैक्स देना पड़ता है इसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये एक फाइनल बर्डन है हर वो व्यक्ति के लिए जो जिम्मेवार है सरकार को टैक्स देने के लिए। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एक ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पर दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किस पर लगता है, जब आप कोई गुड्स और सर्विस आप यूज करते हो उसके बदले में आप टैक्स देते हो। Those who are liable to pay this tax need not the final burden of this tax। डायरेक्ट में क्या था, जो लायबल था वो फाइनल बर्डन था, लेकिन यहां पर जो भी टैक्स का पेमेंट कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो वो फाइनल बर्डन, ये जो टैक्स है उसके लिए फाइनल बर्डन नहीं है। Those who are liable to pay this, वैसे लोग जो जिम्मेवार हैं ये टैक्स देने के लिए, नीड नॉट द फाइनल बर्डन ऑफ दिस टैक्स, इस टैक्स का उस पर फाइनल बोझ नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो क्या है, जो टैक्स देने का जिम्मेवार है उसके लिए डायरेक्ट टैक्स क्या है, फाइनल बर्डन है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो जो भी टैक्स देने का जिम्मेवार है वो फाइनल बर्डन, जो टैक्स हमारा है, फाइनल बर्डन जो टैक्स है वो कोई जरूरी नहीं है कि उसका वो जिम्मेवार होगा, उस पर फाइनल बर्डन जो है नीड नॉट फाइनल बर्डन ऑफ दिस टैक्स। जो जिम्मेवार है टैक्स देने के लिए, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो वो टैक्स जो है नीड नॉट द फाइनल बर्डन ऑफ दिस टैक्स, ये उसके लिए फाइनल बर्डन नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स का, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव टैक्स भी एक ऐसा टैक्स है जिस दैट कॉजेज रिलेटिवली लेस रियल बर्डन ऑन द पुअर, गरीबों पर कम बर्डन रहता है, एंड मोर ऑन रिच, और अमीर पर ज्यादा। तो ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसा है, एक ऐसा टैक्स जिसका कारण क्या है, टैक्स का बोझ गरीब पर ज्यादा पड़ता है, कम पड़ता है, लेस रियल बर्डन ऑन द पुअर एंड मोर ऑन रिच। एक ऐसा टैक्स दैट कॉजेज, जिसका कारण है कि गरीबों पर उस पर बर्डन कम पड़ता है, अमीरों पर ज्यादा पड़ता है, तो ऐसे टैक्स को प्रोग्रेसिव बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रिग्रेसिव का। तो एक ऐसा टैक्स जिसका कारण गरीबों पर बोझ ज्यादा पड़ता है, एंड लेस ऑन रिच, और अमीर पर कम। एक ऐसा टैक्स जिसका कारण, जिसके चलते गरीबों पर ज्यादा पड़े, अमीरों पर कम, तो रिग्रेसिव। अगर गरीब पर कम, अमीर पर ज्यादा, तो वो क्या हो गया, प्रोग्रेसिव। वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which is imposed on value added at the various stage of production. GST is an important form of value added tax. वैल्यू एडेड टैक्स की बात करते हैं
और ये वैल्यू एडेड टैक्स आपका स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में होता है। अगर हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल से, आपको वैल्यू एडेड समझ में आएगा। किसान के द्वारा व्हीट, गेहूं उपज किया, गेहूं की खेती की और उसने ये एक मिल वाले को बेचा। मिल वाले ने बेकरी को बेचा और बेकरी ने उसको ब्रेड बना करके बेचा। तो ये आपका जो ब्रेड जो फाइनल प्रोडक्ट है, तो ब्रेड का जो प्रोडक्शन हुआ उसका ये स्टेज है। फार्मर हुआ, मिल हुआ, बेकरी हुआ और होलसेलर और रिटेलर हुआ। तो ये जितने भी स्टेज हुए, सारे स्टेज में वैल्यू ऐड किया गया। सारे स्टेज में क्या किया गया? वैल्यू ऐड किया गया। तो जब भी वैल्यू ऐड होता है तो वहां पर एक तरह का टैक्स वहां पर क्रिएट होता है। जितने बार प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड के दरमियान, ये जो ब्रेड का प्रोडक्शन हुआ, फार्मर हुआ, मिलर हुआ, बेकरी हुआ और फिर जो होलसेलर या रिटेलर है, तो ये 3-4 स्टेज में जितने बार एक से दूसरे के यहां जब भी वो ट्रांसफर किया जा रहा था तो उसमें क्या हो रहा था? वैल्यू ऐड हो रहा था। तो जब जब वैल्यू ऐड होगा तो वहां पर एक तरह का जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। सो value added tax is an indirect tax which is imposed on value added। आपने देखा कहां कहां वैल्यू ऐड किया गया? फार्मर के द्वारा, मिलर के द्वारा, बेकरी वाले के द्वारा और लास्ट में होलसेलर और रिटेलर के द्वारा। एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जितने भी स्टेज है सभी में टैक्स ऐड किया गया। तो ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का जो एक इंपॉर्टेंट रूप है, फॉर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। नेक्स्ट, कैपिटल बजट। एक ऐसा स्टेटमेंट, एस्टिमेटेड कैपिटल रिसीव, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें अनुमानित कैपिटल रिसिप्ट हो, एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। कैपिटल बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। किसका? एस्टिमेटेड, अनुमानित कैपिटल रिसीव्ड एंड एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में जितने भी अनुमानित कैपिटल रिसिप्ट हो या अनुमानित कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उसके स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल बजट। नाउ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एक ऐसा रिसिप्ट जिसमें या तो लायबिलिटी का क्रिएशन होगा या एसेट का रिडक्शन होगा। एक ऐसा रिसिप्ट जिसमें या तो लायबिलिटी का निर्माण होगा या एसेट के वैल्यू में कमी आएगी, ऐसे रिसिप्ट को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट ए लायबिलिटी। हमारा रिसिप्ट होगा लेकिन या तो कैपिटल का निर्माण होगा, लायबिलिटी का निर्माण होगा, या लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट, या तो हमारा जो एसेट है
उसके वैल्यू में कमी आएगी। दोनों में से कोई एक होगा, या तो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी होगी या रिडक्शन ऑफ एसेट होगा। ऐसे सिचुएशन में जो भी हम रिसीप्ट करते हैं उस रिसिप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, और खर्चा करने से क्या होगा, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, एसेट का निर्माण होगा, या और रिडक्शन इन लायबिलिटीज, और लायबिलिटी का क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिडक्शन होगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अगर हम रिसिप्ट की बात करेंगे क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे क्रिएशन ऑफ एसेट्स, दोनों अलग अलग है। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो क्या है, जब कोई भी रिसिप्ट हो जिससे या तो लायबिलिटी का निर्माण होता है या एसेट के वैल्यू में कमी आती है, ये हमारा हो गया कैपिटल रिसिप्ट। अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, एक ऐसा खर्चा जिसमें क्रिएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का निर्माण होगा। क्या होगा, एसेट्स का निर्माण होगा, या जो हमारा लायबिलिटी है उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, कमी होगा। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। आज का टॉपिक यहां समाप्त होती है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इंट्रोडक्शन क्लास का पार्ट 2 में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।